शक्तिशाली, दबंग, सुंदर, ये रिया का वर्णन करने के लिए इस समय सबसे उपयुक्त शब्द था। जब तक वो आदेश देती, चाचा किन तुरंत अर्जुन को हवेली से बाहर निकाल देते। हर कोई हैरान था, वो वास्तव में रिया परिवार की महिला थी। वो एक ही शानदार काम से दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती थी। सभी जानते थे कि अंकल किन कितने शक्तिशाली थे, इसलिए वे चुप रहे और किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। आरव को यह जानने की उत्सुकता थी कि अंकल किन कितने शक्तिशाली थे, उसे बस सबके सामने खड़ा होना था। आरव ने अपना नेदर स्पिरिट बैटल स्काउट सक्रिय किया और नीले शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। साधना, भौतिक चरण का शिखर चरण, स्वास्थ्य 3000, युद्ध शक्ति 3000। लानत है, ये बहुत शक्तिशाली है। आरव का दिल धड़क उठा। हालांकि वो जानता था कि अंकल किन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसने उनसे इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। भौतिक चरण को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, परवर्ती चरण और शिखर चरण में विभाजित किया गया। आरव अभी शुरुआती दौर में ही था। उसकी 100 की युद्ध शक्ति अंकल किन के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके आसपास के साधारण लोगों की तो बात ही क्या करें, वे सब मिलकर भी अंकल किन के एक थप्पड़ का सामना नहीं कर पाते। इंतजार, वहां एक और अभिजात वर्ग है। आरव ने उसकी ओर देखा। अर्जुन दाफे के बगल में खड़ा दुबला पतला आदमी धीरे धीरे अर्जुन के पास गया और अंकल किन के सामने खड़ा हो गया। यद्यपि वो दुबला पतला था, फिर भी उसकी आभा अंकल किन से कम नहीं थी। हालांकि अंकल किन का उपनाम स्टोन बुद्ध था। उनकी आभा चट्टान की तरह दृढ़ और पहाड़ की तरह अविचल थी। दूसरी ओर दुबले पतले आदमी की आभा बहुत ही स्त्रीउचित थी। वो एक जहरीले सांप की तरह था जो हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये बहुत डरावना था। अंकल जिम, अर्जुन ने दुबले पतले आदमी की ओर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मास्टर, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। दुबले पतले आदमी ने घमंडी मुस्कान बिखेरी। वो बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। आरव बहुत उत्सुक था। उसने जल्दी से अपनी युद्ध शक्ति की जांच की। डेंग। साधना, भौतिक चरण का बाद का चरण, स्वास्थ्य 1000, युद्ध शक्ति 1000। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और अपने दिल में कोसा, मादरचोद, अपनी साधना के स्तर के साथ तुमने चाचा किन के सामने कठोर व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? ये शौचालय में गंदगी ढूंढने जैसा है। ठीक उसी समय जब हर कोई लड़ने के लिए तैयार था, एक और व्यक्ति हवेली के प्रवेश द्वार से अंदर आया। वो 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी भौहें आकर्षक थी और आंखें चमकीली थीं। वो बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर एक वरिष्ठ व्यक्ति जैसी आभा थी। मास्टर तियान, मास्टर तियान, सभी ने सिर हिलाया और चेहरे पर श्रद्धा के भाव से झुके। साधना, क्यूई शोधन अवस्था का प्रारंभिक चरण, स्वास्थ्य 5000, युद्ध शक्ति 5000। लानत है, यह व्यक्ति कौन था? उसकी साधना चाचा किन से भी अधिक ऊंची थी। वहां हमेशा कोई न कोई बेहतर व्यक्ति मौजूद रहता है। आरव ने जब ये देखा तो उसका जबड़ा खुला रह गया। मास्टर तियान, चाचा किन ने एक जियांगू व्यक्ति की तरह नवागंतुक की ओर अपने हाथों को मोड़ा। बड़े किन, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आपके सामने मैं मुरोक तियान बस एक जूनियर हूँ। मैं मास्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुरोक तियान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसका व्यवहार बहुत विनम्र था और उसका व्यवहार कन्फ्यूजियस विद्वान जैसा था। यह व्यक्ति शक्तिशाली था, लेकिन उसने इतना कम प्रोफाइल रखा, यह वास्तव में दुर्लभ था। आरव मुरोक तियान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मुरोक तियान के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। अगले ही पल आरव को एहसास हुआ कि उसका निर्णय पूरी तरह से गलत था। मुरोक तियान ने पलटकर दुबले पतले आदमी को घूरा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो घुटनों के बल बैठ जाओ और एल्डर किन से माफी मांगो। पलक झपकते ही एक दबंग आभा उस दुबले पतले आदमी पर टूट पड़ी। दुबले पतले आदमी का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे कोई खून का प्यासा जानवर उसे घूर रहा है। उसे कभी भी जिंदा खाया जा सकता है। मृत्यु का भय उसे घेरने लगा। दुबले पतले आदमी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर मुरोक तियान चाहे तो उसे आसानी से मार सकता है। मौत या मौत, एक मूर्ख भी जानता होगा कि उसे क्या चुनना है। पोम, तारानकन दुबले पतले आदमी के पैर जेली में बदल गए। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, बड़े किन, मुझे माफ कर दो। मुझे नियम नहीं पता थे और मैंने आपको नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। ये देखकर अर्जुन पिता पुत्र के चेहरे हरे हो गए। ये दुबला पतला आदमी एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था जिसे काम पर रखने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। जब वो पहली बार आया था तो वह अपने शक्तिशाली होने का बखान कर रहा था, लेकिन अब वो एक कुत्ते की तरह था। ये चेहरे पर एक तमाचा था। भूल जाओ, चाचा किन उससे बहस नहीं करना चाहते थे। दुबले पतले आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़ा हो जाए। उसने मुरोक तियान को पिल्ला जैसी आंखों से देखा। मुरोक तियान का स्वर अभी भी ठंडा था। उसने दबंग लहजे में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम दूसरे शहरों में कैसे रहते हो, लेकिन अब जब तुम ग्रीन वाइन सिटी में हो तो तुम्हें जियांगू के नियमों का पालन करना होगा। अगर नहीं तो मैं, मुरोक तियान, तुम्हें जीने नहीं दूंगा। वो छोटा सा आदमी फिर से हैरान रह गया। उसका असली नाम जिंग फेई था। वो यूनचुआन शहर का कुख्यात चोरों का राजा था। चूंकि उसने बहुत सारे अपराध किए थे, इसलिए वो अपनी पहचान छिपाकर अन्य लोगों के लिए अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ग्रीन वाइन सिटी में कदम रखने के कुछ समय बाद ही मुरोक तियान को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चल जाएगा। इस ग्रीन वाइन सिटी का मास्टर तियान निश्चित रूप से आंखों और कानों वाला आदमी था। मास्टर तियान, मैं समझ गया। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। जिंग फेई बुरी तरह डर गया। वो मुरोक तियान को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। ठीक है, इस मामले का अंत होता है। मुरोक तियान शांत हो गया और शांति से बोला, मैं आज बॉस अर्जुन की फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग के लिए यहाँ हूँ। मुझे निराश मत करो। चिंता मत करो मास्टर तियान, यह निश्चित रूप से तानगियन का प्रामाणिक काम है। अर्जुन दाफेंग ने पेंटिंग को अपने हाथ में पकड़ लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, कोई एक लंबी मेज तैयार करो। मुरोक तियान ने आदेश दिया। तुरंत हवेली के लोगों ने मेज तैयार करना शुरू कर दिया।
अवसर का लाभ उठाते हुए आरव अंकल किन के करीब गया और पूछा, यह मास्टर तियान कौन है? वो इस हवेली का मालिक है। जहां तक उसकी अन्य पहचान का सवाल है तो बेहतर है कि तुम उसके बारे में न जानो, अंकल किन ने कहा। चाचा किन, कृपया मुझे बताएं। मैं बहुत जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे असहज महसूस होगा। आरव वास्तव में असहज था। ठीक है, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। ग्रीन वाइन सिटी का जियान वो मास्टर तियान के नियंत्रण में है, अंकल किन ने एक आखिरी वाक्य कहा। फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। जियांगू, आरव को अंततः समझ में आया कि उसके ऐसा कहने के बाद क्या हो रहा था। दूसरे शब्दों में मोरोग तियान जियांगन शहर का भूमिगत सम्राट था। मोरोग, ऐसा लग रहा था कि रिया ने पहली बार इस रहस्य के बारे में सुना था। उसकी साफ आंखें चमक रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो किस बारे में सोच रही थी। ठीक है, सभी लोग कृपया यहाँ आए, अर्जुन दाफे चिल्लाया। उसने पेंटिंग को अपने हाथों में पकड़ लिया और गर्व से लंबी मेज के किनारे खड़ा हो गया। अर्जुन और याओ शालिनी उसके पीछे खड़े थे, हर किसी की उत्सुक निगाहों का आनंद ले रहे थे और बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जिनफी ने एक कोना ढूंढा और उसमें छिप गया। उसने फिर बाहर आने की हिम्मत नहीं की। अंततः वो क्षण आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। यहाँ हर कोई प्राचीन वस्तुओं का प्रेमी था। यहाँ तक कि आरव और रिया, जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनकी आंखें खुली हुई थीं। वे राष्ट्रीय खजाने के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि आरव की नजर बाकी सभी से अलग थी। बाकी सबकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं, लेकिन आरव की आंखों में एक शैतानी मुस्कान थी। अभी अभी बॉस माँ को 5 मिलियन का भुगतान सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने आरव को नीची नजर से देखा था। अर्जुन ने आरव और रिया का मजाक उड़ाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वास्तव में आरव ने पहले ही कहा था कि वो अर्जुन को जीवन भर इसका पछतावा करा देगा। असली आकर्षण तो बस शुरू होने ही वाला था। सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं आपको ये फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग दिखाता हूँ। अर्जुन दाफे गर्व से मुस्कुराया। जैसे ही वो स्क्रॉल खोलने वाला था, आरव ने उसे बीच में रोक दिया। बॉस शे, तुम्हारी ये पेंटिंग नकली है ना? आरव ने ऊंची आवाज में कहा। उसके शब्द भीड़ में फटे बम की तरह थे। वे सभी यहाँ फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग के लिए आए थे। अगर यह नकली थी तो ये समय की बर्बादी होगी। चाचा किन और रिया भी हैरान थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार आरव क्या करने वाला था। बकवास, सब लोग उसकी बकवास मत सुनो। अर्जुन दाफेग ने भौहें सिकोड़ी और गुस्से से चिल्लाया। मैंने इस पेंटिंग को खरीदने के लिए 200 मिलियन खर्च किए हैं। मैंने अपनी आभूषण की दुकान भी बैंक को गिरवी रख दी। यह नकली कैसे हो सकता है? आरव शांत रहा और शांति से बोला, क्यों न हम शर्त लगा लें। चलो 20 मिलियन की शर्त लगाते हैं कि यह पेंटिंग असली है या नकली। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? तुम एक सुंदर लड़के हो। मैं आपके साथ शर्त नहीं लगाना चाहता, अर्जुन दाफेग ने गुस्से से कहा। तुम मेरे साथ शर्त नहीं लगाना चाहते या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? आरव ठंडी हंसी हंसा। मेरी हिम्मत नहीं है? क्या मजाक। मैं तो इस पर अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। 20 करोड़ की तो बात ही छोड़िए। समस्या यह है कि क्या तुम्हारे पास मेरे साथ शर्त लगाने के लिए पैसे भी हैं? अर्जुन दाफे का स्वर तिरस्कार से भरा था। उसे 120% यकीन था कि उसके हाथ में जो पेंटिंग थी वो असली थी। वास्तव में आरव को अच्छी तरह पता था कि वो पेंटिंग असली थी, लेकिन आरव अभी भी उसके साथ शर्त लगाना चाहता था। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। आरव ने अपना सेलफोन निकाला और अपना ऑनलाइन बैंकिंग खाता खोला। उसने कहा, मेरे खाते में 29 मिलियन और 440 हजार का बैलेंस है। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? जब अर्जुन दपे आ की मात्रा फपे ए की मात्रा पे अ की मात्रा गने संतुलन देखा तो उसके चेहरे पर तमाचा पड़ गया। भीड़ भी हैरान थी। ये युवक जो इतने सस्ते कपड़े पहने हुए था, वास्तव में बहुत अमीर था। बेशक सबसे ज्यादा हैरान शालिनी था। ओह नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक सदमा होना चाहिए। कुछ दिन पहले जब आरव को 6 मिलियन मिले तो उसे इतना अफसोस हुआ कि वो लगभग पछतावे से मर ही गई। इस समय 20 मिलियन के आंकड़े का सामना करते हुए शालिनी इतनी उदास हो गई कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। शर्त, बेशक मैं शर्त लगाऊंगा। अर्जुन दाफेग ने खुद को शांत किया और अपनी आंखों में लालच के साथ कहा, आप मुझे मुफ्त में 20 मिलियन देना चाहते हैं? मुझे क्यों मना करना चाहिए? स्वर्ग को अपनी साक्षी मानकर मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम इसे अस्वीकार कर दोगे। मास्टर तियान, मेरे गवाह बनने के लिए धन्यवाद। आरव ने मुरोग तियान की ओर हाथ जोड़कर ऐसे लहजे में कहा जो न तो अहंकारी था और न ही विनम्र। कोई समस्या नहीं। मुरोग तियान ने सिर हिलाया और आरव की ओर चंचल निगाह से देखा। ये युवक सचमुच बहुत बढ़िया होगा। या तो ऐसा था या फिर वो सचमुच मूर्ख था। जियाओ बे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत लापरवाही है। रिया ने आरव को देखा और घबरा कर कहा। यह सही है जियाओ बे, तुम बहुत ज्यादा आवेगी हो। अर्जुन दपे आ की मात्रा फपे ए की मात्रा पे अ की मात्रा गने उस पेंटिंग पर 200 मिलियन खर्च किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यह नकली हो। अंकल किन भी बहुत चिंतित थे। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। आरव मुस्कुराया और सहजता से कहा, बॉस अर्जुन, क्या आप मुझे पेंटिंग दिखा सकते हैं? अर्जुन दाफेग ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए पेंटिंग आरव को दे दी। मास्टर तियान के साथ मुझे आपके द्वारा कोई चाल चलने का डर नहीं है। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। तुम क्या चालें चल सकते हो? आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने धीरे धीरे स्क्रॉल खोला, मुरोग तियान सहित सभी की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। वे सभी इस राष्ट्रीय खजाने की एक झलक देखना चाहते थे, लेकिन अगले ही क्षण सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। तारांकन दरार, तारांकन दरार, तारांकन। बिना एक शब्द कहे आरव ने सबके सामने पेंटिंग को टुकड़ों में फाड़ दिया। अंत में उसने घृणा से जमीन पर थूक भी दिया। वाह, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह कूड़ा कचरा असली है? मौन, संपूर्ण हवेली में तुरंत मृत्यु सी शांति छा गई। चाहे वो कितना भी कल्पना अर्जुन क्यों न हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव इतना पागलपन भरा और अनोखा काम करेगा।
अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग की कुल संपत्ति 300 मिलियन थी। उन्होंने इस पेंटिंग को खरीदने के लिए 200 मिलियन जुटाने के लिए अपने सारे लिक्विड फंड का इस्तेमाल किया और अपनी जूली की दुकान को गिरवी रख दिया। आरव शियाओबेई ने जो किया वो 200 मिलियन आरएमबी की ठगी के बराबर था। कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा। अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग एक जंगली सुअर की तरह था जिसके पिछले हिस्से में छुरा घोंपा गया हो। उसने आरव पर पूरी ताकत से हमला किया। ऐसा लग रहा था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनमें से एक मर न जाए। बॉस शे, रुकना। इस समय मुरोक तियान चिल्लाया, मेरे क्षेत्र में लड़ाई की अनुमति नहीं है, यह नियम है। मैं अर्जुन दाफे का चेहरा बहुत ही क्रूर था। हालांकि वो मुरोक तियान के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मास्टर तियान, उस कमीने ने तुम्हारे इलाके में मेरी फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग फाड़ दी। आप साक्षी हैं, आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। अर्जुन दाफेग ने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं इससे निष्पक्षता से निपटूंगा। मुरोक तियान ने सिर हिलाया और आरव की ओर मुड़ा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने बॉस अर्जुन की फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग फाड़ दी, तुम्हें उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। रिया और अंकल किन ये सुनकर घबरा गए। नुकसान 200 मिलियन आरएमबी था। यहां तक कि रिया भी इतने कम समय में इतना पैसा नहीं निकाल पाएगा। हालांकि आरव शांत दिखे और शांति से कहा, मैंने पेंटिंग फाड़ दी है और मैं आपको मुआवजा देने को तैयार हूं। हालांकि यह एक नकली पेंटिंग है, मैं आपको नकली पेंटिंग की कीमत के अनुसार मुआवजा देने को तैयार हूं। बकवास, मेरी फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग निश्चित रूप से असली है। अर्जुन दाफे गुस्से से चिल्लाया। बॉस शे, वो जो कहना चाहता है उसे पूरा कहने दो। मुरोक तियान ने गहरी आवाज में कहा, युवक, तुमने कहा था कि यह पेंटिंग नकली है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल। आरव ने सिर हिलाया और कहा, असली फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग मेरे पास है। क्या ये कैसे संभव है? सभी लोग फिर से चौंक गए। रिया और अंकल किन अचंभित रह गए। ये घटना नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। मुरोक तियान ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने को कहा। उसने कहा, युवक, चूंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास असली पेंटिंग है तो तुम इसे हमें क्यों नहीं दिखाते? इस तरह हम साबित कर सकते हैं कि तुमने जो पेंटिंग फाड़ी है वो नकली पेंटिंग है। बेशक, लेकिन यह मेरे पास नहीं है, मुझे वापस जाकर इसे लेना होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर तियान, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस कमीने के पास असली पेंटिंग कभी नहीं होगी, वो भाग रहा है। अर्जुन दाफे गुस्से से चिल्लाया। चिंता मत करो बॉस अर्जुन, मैं पेंटिंग लाने के लिए उनके साथ जाऊंगा। मुरोक तियान ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, मुझे आपकी यह बात सुनकर राहत मिली है। प्रतिवेदन। आरव अर्जुन के पागल कुत्ते की तरह भौंकने पर मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यदि हीरा न होता तो चीनी मिट्टी का ये काम कौन करता? बाद में मुरोक तियान ने ड्राइवर को बुलाया और पेंटिंग लेने के लिए आरव का पीछा किया। कार में आरव अपना सिर नीचे झुकाए अपने सेलफोन से खेल रहा था। उसमें किसी भी तरह की घबराहट या चिंता के लक्षण नहीं दिख रहे थे। इससे मुरोक तियान को बहुत आश्चर्य हुआ। ये बच्चा इतना शांत कैसे हो सकता है? क्या यह सच में हो सकता है कि उसके पास फ्रॉस्टी स्प्रिंग ट्री और ऑटम पोर्ट्रेट है? हालांकि मुरोक तियान ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। आरव के पास जो था वो फ्रॉस्टी स्प्रिंग ट्री ऑटम पेंटिंग नहीं थी, बल्कि वो व्यक्ति था जिसने इसे बनाया था, तांग बोहू। डिंग, उसका सेलफोन वाइब्रेट हुआ और आरव का चेहरा खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से चमक उठा। तांग बोहू, नमस्ते महान देवता, तुम्हें मुझसे क्या काम है? यह व्यक्ति मिंग राजवंश के दौरान जियांगनान के प्रसिद्ध 4 महान विद्वानों का मुखिया था। उसका बोलने का तरीका भी बहुत सभ्य था। आरव, मैं देवता कैसे बन गया? तांग बोहू, टोंगटियन के प्रधान ने समूह में घोषणा की है कि उन्होंने आपको अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। हालांकि आपने अभी तक अमर सूची में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जल्द ही या बाद में ऐसा होगा। आरव, मैं समझ गया। आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे फ्रॉस्टी ऑटम ट्रीज की पेंटिंग बनाने में आपकी मदद चाहिए। तांग बोहू, इसे क्यों बनाया? यदि परम अमर इसे चाहते हैं तो मैं इसे अभी आपके पास भेज सकता हूँ। आरव, पसीना बहाते हुए, क्या यह अभी भी आपके पास है? तांग बोहू, तुम यह नहीं जानते, लेकिन मैं हजारों सालों से भूमि क्षेत्र में खेती कर रहा हूँ। मैं ऊब गया हूँ और जब मैं खाली होऊंगा तो मैं अपने पिछले जीवन की कृतियां बनाऊंगा। मैंने इस ठंडे शरद ऋतु के वसंत वृक्ष को सैकड़ों बार बनाया है और गोदाम भी इसे संभाल नहीं सकता। आरव दंग रह गया। जियांग यू की तरह ही तांग बोहू भी एक दुष्ट भूत था जो पृथ्वी लोक में साधना करता था। हजारों साल बाद भी वो पृथ्वी अमर नहीं बन सका। डिंग, तांग बोहू का लाल गिफ्ट प्राप्त हुआ, मैं इसे छीन लूंगा। आरव ने लाल लिफाफे पर टैप किया और उसके खजाने में एक स्क्रॉल पेंटिंग प्रकट हुई। डिंग, बधाई हो, आपने तांग बोहू का लाल गिफ्ट छीन लिया है और एक फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग प्राप्त की है। इसे आपके खजाने में रखा गया है, क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? भगवा क्यू अवलोकन कौशल के माध्यम से आरव स्पष्ट रूप से स्क्रॉल पर सुनहरे क्यू को देख सकता था। इससे यह देखा जा सकता था कि यह निश्चित रूप से असली सौदा था और इसकी दुर्लभता मानक के अनुरूप थी। इस तरह पेंटिंग को फाड़ने का मामला पूरी तरह से हल हो गया। अर्जुन परिवार के पिता और पुत्र बस रो रो कर अंधे हो जाने का इंतजार कर रहे थे। बेशक वो अभी तक इसे निकाल नहीं सका। आखिरकार मुरोक तियान उसके बगल में ही बैठा था। चाहे कुछ भी हो, उसे नाटक करने के लिए छात्रावास में वापस जाना ही था। आरव ने अपने दिल की खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक स्तब्ध रह गया। डिंग, येन वोस्ट के साथ ट्रेडिंग, 10 मेरिट पॉइंट काटे गए। वर्तमान मेरिट पॉइंट 90, लेवल कॉमना। भाड़ में जाओ, यह एक सौदा था। आप मुझे खरीदने और बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आरव जियाओबेई शर्मिंदा था। अगर वह सावधान न रहे तो उसका व्यक्तित्व सीधे आम आदमी जैसा हो जाएगा। ये कैसी परेशानी है? डिंग, तांग बोहू, योग्यता अंक के लिए धन्यवाद। मैं पृथ्वी अमर बनने के एक कदम करीब हूँ। 3 आश्चर्यचकित इमोजी।
आरव निराश हो गया, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि इन दुष्ट आत्माओं से निपटना आसान नहीं था। ये सिर्फ 10 मेरिट अंक थे, उसे देने में क्या बुराई थी? आरव शियाओबेई ने ग आधा रमजा पे ओ की मात्रा अर्जुन से जवाब दिया। आपका स्वागत है। 3 उत्साहवर्धक इमोजी। तान बोहू, फिर से धन्यवाद। आप सबसे दयालु अमर हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। 3 रोते हुए इमोजी। आरव मुस्कुराया, वो स्क्रीन के माध्यम से तान बोहू के आभारी चेहरे की कल्पना कर सकता था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि अन्य लोगों भूतों की मदद करना वास्तव में एक बहुत ही संतोषजनक बात थी। इसके बाद आरव मुरोक तियान को वापस छात्रावास में ले आया। उसने अपने कंबल के नीचे से पुस्तक निकालने का नाटक किया। मुरोक तियान अवाक रह गया। इस बच्चे ने अपने कंबल के नीचे राष्ट्रीय खजाने स्प्रिंग ट्री फ्रॉस्ट और ऑटम फ्रॉस्ट पेंटिंग को छुपाया था। कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। बेशक मुरोक तियान एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति था, वो बस जिज्ञासु था। उसने कुछ नहीं कहा और आरव को वापस नॉर्थ माउंटेन हवेली में ले आया। आप लोगों को इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, हम वापस आ गए हैं। आरव हवेली में चला गया और सब लोग उसे देख रहे थे। दुष्ट, यह मत सोचना कि तुम मुझे नकली चीज से बेवकूफ बना सकते हो। तुम्हें आज मुझे पैसे वापस देने होंगे। अर्जुन दाफे गुस्से से चिल्लाया। हे, आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर कोई प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ है। इसके अलावा यहाँ श्री वांग जियानजुन भी है। हम जान लेंगे कि यह असली है या नकली। अर्जुन डैफिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हम मुझे लगता है कि जब तक आप अपना ताबूत नहीं देख लेते तब तक आप हार नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही ओल्ड वान को आपकी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कह दिया है। हे, धन्यवाद मिस्टर वान। आरव को पूरा भरोसा था। उसने स्क्रॉल खोला और उसे मेज पर फेंक दिया। मिस्टर वान ने अपना चश्मा ठीक किया और गंभीर चेहरे के साथ आरव के करीब चले गए। उन्होंने स्क्रॉल को ध्यान से देखना शुरू किया। उसी समय उसके आसपास खड़े सभी लोगों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाई और आंखें चौड़ी की। वे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अद्भुत, अद्भुत। थोड़ी देर बाद श्री वांग ने कहा, वसंत ऋतु में पहाड़ हरे हो जाते हैं, झरने का पानी छलकता है, ऊंचे पहाड़ उठते हैं, सूखे पेड़ ठंड सहते हैं। ये ब्रश तकनीक सचमुच शानदार है, शब्दों से परे अद्भुत है। अर्जुन दाफे का दिल धड़क उठा। उसने घबराते हुए पूछा, मिस्टर वांग, क्या आप समझा सकते हैं यह असली है या नकली? बेशक यह असली है, श्री वांग ने दृढ़ता से कहा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह स्प्रिंग ट्री और ऑटम फ्रॉस्ट पेंटिंग तांगेन का असली काम है। कैसे, ये कैसे संभव है? अर्जुन दाफे के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग खाली हो गया। वो कुछ कदम पीछे हट गया और नीचे गिर पड़ा। श्री वांग ने कहा कि आरव की पेंटिंग असली थी। इसका मतलब यह हुआ कि आरव ने जो पेंटिंग फाड़ी थी वो नकली थी। दूसरे शब्दों में इस पेंटिंग पर अर्जुन दाफे द्वारा खर्च किए गए 200 मिलियन रुपये बर्बाद हो गए। यह अर्जुन दाफे और पूरे अर्जुन परिवार के लिए एक घातक आघात था। पापा, चाचा, मालिक, अर्जुन, शालिनी और जिंगफी जल्दी से अर्जुन दाफे के पास भागे और उसकी मदद की। दुष्ट, यह आपकी गंदी चालों में से एक होगी। अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत मत करना। तुम्हें आज ही मेरे परिवार को 200 मिलियन लौटाने होंगे। अर्जुन गुस्से में उछल पड़ा। बेवकूफ, आरव ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कृपालुता से कहा, हर कोई देख रहा है। मास्टर तियान और मिस्टर वान गवाह है। आपने अभी जो कहा वो उनके मुंह पर तमाचा है। मैं, अर्जुन अवाक रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया। मिस्टर वान सिर्फ एक विशेषज्ञ थे, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुरोक तियान ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। श्रीमान शे, सच्चाई हमारे सामने है। मैं आपके परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूं कि उन्होंने नकली पेंटिंग खरीदने के लिए 200 मिलियन खर्च किए, लेकिन इसमें श्री आरव की कोई गलती नहीं है। मुरोक तियान ने गहरी आवाज में कहा, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि मिस्टर आरव नकली पेंटिंग के लिए भुगतान करें तो मुझे लगता है कि 1000 से अधिक पर्याप्त है। क्या 1000? जब अर्जुन ने आरव की बात सुनी तो वो रोने ही वाला था। आरव ने शैतानी मुस्कान दी। उसने अपने बटुए से नकदी का एक ढेर निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। 2000 तारांकन ब्लड। तारांकन अर्जुन दाफे को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने खांसते हुए मुंह से खून बाहर निकाला। अर्जुन भी गुस्से से कांप रहा था। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। उस समय दोनों को अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर अनगिनत बार थप्पड़ मारे गए हों। यह वही था जो उन्हें ऐप तारांकन TCH होने के लिए मिला था। वे फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय आरव को भड़काना चुना। उन्होंने न केवल आरव को उकसाया बल्कि रिया का भी मजाक उड़ाया। वे इसके लिए पूछ रहे थे, यदि उनके साथ नहीं तो आरव और किससे निपटेगा? उस समय अर्जुन दाफेग और अर्जुन दाफेग दोनों आरव पर झपटना चाहते थे, उसका मांस खाना चाहते थे और उसका खून पीना चाहते थे। परंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि यह मुरोक तियान का विचार था। चाहे वे कितने भी क्रोधित हों, यह बेकार था। अगर वे मुरोक तियान को नाराज कर देते तो ये 200 मिलियन का नुकसान उठाने जितना आसान नहीं होता। वे किसी भी समय नष्ट हो सकते थे। यह एक शक्तिशाली आदमी की शक्ति थी। उसका वचन अंतिम था। कमजोर लोग केवल आज्ञा का पालन कर सकते थे। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मिंगवेई, चलो। अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे आ की मात्रा ग के मुंह में खून था। उसकी आंखें भी लाल थीं। उसका चेहरा भूत की तरह क्रूर था। कहने की जरूरत नहीं कि उसके दिल में पहले से ही उसके और आरव के बीच एक दुश्मनी थी जो तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि उनमें से एक की मौत नहीं हो जाती। उनके जाते ही पूरा भवन जीवंत हो गया। किसी राष्ट्रीय धरोहर को करीब से निहारने का मौका मिलना दुर्लभ था। सभी ने इसे ध्यान से देखा और यादगार के तौर पर तस्वीरें ली। श्री आरव, पूरे आदर के साथ, क्या आप इस फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग को बेचने की योजना बना रहे हैं? उसी समय सीईओ मां आरव के पास आए और विनम्रता से पूछा। शुरू में तो वो आरव को नीची नजर से देखता था, लेकिन अब उसने आरव को संबोधित करने का तरीका बदल दिया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग के साथ ही आरव का स्थान भी सबकी नजरों में ऊंचा हो गया था।
अब कोई भी उसे नीची नजर से नहीं देखेगा। बेच दो। आरव दंग रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। इसकी कीमत 200 मिलियन होगी। अगर आप नकद में भुगतान कर सकते हैं तो आप पेंटिंग अपने साथ ले जा सकते हैं। आरव की नजर में प्राचीन वस्तुएं कुछ भी नहीं थी, पैसा ही राजा था। ये सीईओ माँ ने गले में कुछ अटकाकर कहा, क्या मैं किश्तों में भुगतान कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको एक बार में ही बिल चुकाना होगा। मुझे चीजों को लंबा खींचना पसंद नहीं है। आरव ने कंधे उचका दिए। जब चेयरमैन माँ ने ये सुना तो उन्होंने निराश होकर कहा, कोई और रास्ता नहीं है। यह मत देखिए कि मेरी कुल संपत्ति 1 अरब युआन है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा रियल एस्टेट में है। कम समय में 200 मिलियन युआन नकद में स्थानांतरित करना मुश्किल है। आरव हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सीईओ माँ की संपत्ति 1 अरब होगी, यहाँ तक कि वो 200 मिलियन नकद भी नहीं निकाल सके। इसलिए यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब आरव इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे कीमत कम करनी चाहिए, तभी मुरोक तियान उसकी ओर आया। मिस्टर आरव, क्या आप मुझे ये पेंटिंग बेचना चाहेंगे? मुरोक तियान ने विनम्र स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन आरव ने झिझकते हुए कहा, पैसे की कोई समस्या नहीं है। मुझे अपना खाता नंबर दीजिए और मैं इसे तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। मुरोक तियान ने सहजता से कहा। लानत है, ये सचमुच एक निबंधनाध्य था। नहीं, यह एक ईश्वरीय टाइकून था। बॉस माँ की तुलना में मुरोक तियान की कुल संपत्ति संभवतः 10 अरब से अधिक थी। ये तो बहुत ज्यादा चमकीला था। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने उसे अपना खाता नंबर दे दिया। 5 मिनट के भीतर ही उनके खाते में 200 मिलियन डॉलर ट्रांसफर हो गए। संख्याओं की लंबी श्रृंखला को देखकर आरव को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसे लगा कि वो अंतरिक्ष में है। पैसे लेने के बाद आरव ने पेंटिंग छोड़ दी। फिर आरव रिया और अंकल किन के साथ चला गया। जियाओबेई, मैं वास्तव में अब तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम भाग्य कथन जानते हो और तुम प्राचीन वस्तुओं को इतनी आसानी से निकाल सकते हो। क्या तुम कब चोर हो? जैसे ही कार मनो से बाहर निकली, रिया ने पूछा। हे, तुम बहुत चालाक है। आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। मैं महान कब डाकू कप्तान हूँ। लड़की, क्या तुम मुझसे ड्रैगन हंटर फॉर्मूला सीखने में रुचि रखती हो? बकवास बंद करो, रिया ने उस पर आंखें घुमाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक करना बंद करूंगा। मुझे अपना खाता नंबर बताओ और मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। आरव ने गंभीरता से कहा। ठीक है। रिया एक समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि आरव प्राचीन वस्तुओं के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद आरव ने पैसे आरव को हस्तांतरित कर दिए। अभी कल ही तो उसे इतनी बड़ी रकम को लेकर सिर दर्द हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कर्ज चुकाने के बाद उसके पास 190 मिलियन बचेंगे। यदि वो आरव गांव वापस लौट आए तो ये पूरे गांव को खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। इस बारे में सोचते हुए आरव वास्तव में जल्द से जल्द आरव गांव वापस जाना चाहता था। उसके माता पिता ने शहर में उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए बहुत मेहनत की। इस बार उसे वापस जाना चाहिए और अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द विला का नवीनीकरण करने के लिए किसी को खोजने की जरूरत है। एक बार जब मेरे पास एक नया घर होगा तो मैं अपने माता पिता को लेने जाऊंगा। आरव ने अपना मन बना लिया। वो वास्तव में आरव गांव वापस जाना चाहता था। वापस स्कूल, रिया को एक क्लास में भाग लेना था। आरव का भी एक मिशन था। वो लिन पर नजर रखने के लिए ऑफिस बिल्डिंग में गया। कल उसे पता था कि लिन आज रात खतरे में होगा, इसीलिए वो यहाँ इंतजार कर रहा था। आज रात वो लिन का पीछा करेगा और खतरे को सुझाने में उसकी मदद करेगा। साथ ही वो ये भी पता लगा सकता है कि आखिर हुआ क्या था। आप कौन सी कक्षा से हैं? तुम यहाँ क्यों छिपकर घूम रहे हो? तभी 50 साल का एक मोटा आदमी आरव की ओर आया और उसे घूरने लगा। नमस्ते वाइस प्रिंसिपल वॉन्ग, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अब चला जाऊंगा। आरव ने सहजता से कहा। उसकी आंखें घृणा से भरी थी। यह मोटा आदमी ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल वॉन्ग जियानरेन था। वो 50 साल का था। उसके सिर के ऊपर गंजापन था। उसके दांत पीले और टेढ़े थे। यहाँ तक कि बदसूरत शब्द भी उसके रूप का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक कुख्यात विकृत व्यक्ति था। वो अक्सर महिला शिक्षकों के साथ सोता था। उसने आर्ट फैकल्टी की कई लड़कियों के साथ भी सोया था। सबसे बेशर्मी वाली बात यह थी कि वो चेकिंग के नाम पर एक लड़की के बाथरूम में घुस गया था। इस वजह से न केवल आरव बल्कि स्कूल के अधिकांश छात्र उससे नफरत करते थे। आरव पलटा और चला गया। उससे 1 सेकंड और बात करने से उसका पेट खराब हो जाएगा। बेशक आरव ज्यादा दूर नहीं गया। उसने एक छिपी हुई जगह ढूंढी और उस पर नजर रखना जारी रखा। कुछ मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे आरव पागल हो गया। वो कमीना वॉन्ग एक महिला अध्यापिका के साथ कार्यालय भवन से बाहर चला गया और वो महिला अध्यापिका लिन जियांग थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा और तेजी से उनके पीछे चला गया। ... वॉन्ग शांगरीला होटल तक गाड़ी चलाकर गया। यह एक 5 सितारा होटल था जिसमें भोजन, मनोरंजन और आवास की सुविधा थी। बेशक यहाँ भोजन करना कोई समस्या नहीं थी। भोजन के बाद वे एक कमरा ले सकते थे। ये और भी सुविधाजनक था। वॉन्ग क्या करने की योजना बना रहा था ये सबको पता था। तुम यहाँ क्यों हो? आरव ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थी, किसी गुफा में बंद जहरीले सांप की तरह। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिंग फी था। बकवास बंद करो। बॉस अर्जुन ने तुम्हें मौत की सजा दी है। यदि आप फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग नहीं सौंपते हैं तो मैं आपका सिर अपने साथ वापस ले आऊंगा, जिंग फी ने ठंडे स्वर में कहा। आरव को गुस्सा आ गया जब उसने जिंग फी की बात सुनी। अर्जुन दाफेंग वास्तव में लापरवाह है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुमसे मुझे मारने के लिए कहे? जिंग फी दंग रह गया। आरव के रवैये ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उनके नजरिए से आरव एक सुंदर लड़का था। ऐसी परिस्थितियों में उसे अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। आरव को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने एक मजबूत आभा बिखेरना शुरू कर दिया।
हरामी, क्या आप अब भी मौत के सामने कठोर व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं, चोरों का राजा, एक आसान शिकार हूँ? जिंग फेई आरव को उसका नाम बताकर उसे डराना चाहता था, लेकिन आरव के लिए यह नाम महज एक मजाक था। चोरों का राजा? आप अपनी कचरा ताकत से खुद को चोरों का राजा कहते हैं? आरव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मादरचोद, ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आसमान कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी है। जिंगफी ने भौहें सिकोड़ी और आरव को थप्पड़ मार दिया। जिंगफी की साधना शारीरिक अवस्था के बाद के चरण में है, उसकी युद्ध शक्ति 1000 है। आरव की साधना अभी भौतिक अवस्था के आरंभिक चरण में है, उसकी युद्ध शक्ति 100 है। उन दोनों के बीच का अंतर अतुलनीय है, लेकिन आरव के पास एक तुरुप का पत्ता था जो उसकी जान बचा सकता था। यही कारण था कि वो इतना शक्तिशाली था। जियांगयू की शक्ति उधार लो, आरव ने अपने दिल में चिल्लाया। उसने अपने नेद स्पिरिट बैटल स्काउटर को सक्रिय किया और जियांगयू की शक्ति को आरव के शरीर में प्रवाहित किया। डेंग। लड़ाकू शक्ति 50,000। जिंग फेई की हथेली आरव से टकराने वाली थी। अचानक वो हवा में ही रुक गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ये संभव ही कैसे है? जिन फेई का चेहरा भय से भर गया। उस समय आरव का हाथ लोहे की तरह जिंगफी की कलाई को पकड़े हुए था। चाहे जिंगफी ने कितनी भी कोशिश की हो, वो अपना हाथ नहीं खींच सका। आउच, आउच। जब आरव ने उस पर थोड़ा बल प्रयोग किया तो जिंगफी सुअर की तरह चिल्लाया। जियांगयू की ताकत बेजोड़ थी। अगर आरव चाहता तो आसानी से जिंगफी की कलाई कुचल सकता था। मुझे छोड़ दो, श्री आरव, भाई आरव, दादाजी, मेरी जान बख्श दो। जिंगफी का चेहरा लाल हो गया और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। उस अमानवीय दर्द ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो आरव का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी जान की भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम मेरी जान लेने आए हो, तुम्हें मुझसे अपनी जान बख्शने के लिए कहने का क्या अधिकार है? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। अब से मैं आपके चरणों में एक वफादार कुत्ता बनूंगा। जिंगफी इतना डर गया था कि उसे अब अपनी ईमानदारी की भी परवाह नहीं थी। वफादार कुत्ता, यह कोई बुरा सुझाव नहीं है। आरव ने जिंगफी के चेहरे को ध्यान से देखा। 8 त्रिग्राम की अवलोकन कला बता सकती है कि जिनफिशिंग एक गद्दार था। वो निश्चित रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था। हालांकि आरव की अपनी योजनाएं थी। उसने अपना फोन निकाला और अपना खजाना खोला। हेवनली कोड डॉग बिस्किट वापस ले लो। एक रोशनी चमकी और आरव के हाथ में कुत्ते के बिस्कुट का एक छोटा सा थैला आ गया। इस अजीब दृश्य ने जिंगफी को डरा दिया। आरव ने बैग खोला और उसमें कुत्ते के बिस्कुट के 3 टुकड़े देखे जो हड्डियों के आकार के थे। केवल 3 ही क्यों हैं? जियो तियानवान बहुत कंजूस है। ओह ठीक है, चलो पहले इसका परीक्षण करते हैं। यदि इससे मेरी वफादारी नहीं बढ़ सकती तो अधिक कुत्ते बिस्किट खाना बेकार है। आरव ने कुत्ते के बिस्किट का एक टुकड़ा निकाला और कहा, तुमने मेरा रहस्य जान लिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे खा लो। हम। आरव की बातें सुनकर जिंगफी अचंभित रह गया। बदला लो, गुस्सा निकालो। कुत्ते का बिस्किट खाना कैसी तरकीब है? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव को किसी प्रकार की अजीब आदत हो? तुम इसे खाओगे या नहीं? आरव चिल्लाया। हाँ, मैं इसे खाऊंगा। जिंगफी ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी जिंदगी आरव के हाथों में थी। कुत्ते के बिस्कुट खाने की तो बात ही छोड़िए, अगर आरव उसे कुत्ते का मल खाने के लिए भी कहे तो वह ऐसा कर लेगा। ये स्वाद बुरा नहीं है। जिंगफी चौंक गया। बिस्किट उसके मुंह में कुरकुरा था। जितना ज्यादा वह चबाता उतना ही अच्छा लगता। उसे एक और टुकड़ा चाहिए था। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जिंगफी की पुतलियां फैल गईं। उसकी आंखें खाली हो गईं। वह आरव को ऐसे घूर रहा था जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर हैं? जिंगफी धीरे से बोला। उसकी आवाज रोबोट की तरह सख्त थी। लानत है, ये प्रभाव तो स्वर्ग को भी चुनौती देने वाला है। आरव बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। आज से तुम मेरा अनुसरण करोगे? हाँ मास्टर, मेरा गुरु। जिंगफी ने यंत्रवत सिर हिलाया। अगले ही पल उसकी फैली हुई पुतलियां सामान्य हो गईं। उसकी आंखें ऊर्जा से भर गईं। जब उसने आरव की ओर देखा तो उसकी आंखें ईमानदारी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भगवान को देख रहा हो। मेरा विद्रोहीपन खत्म हो गया है, ये कमाल का है। आरव ने इसकी जांच करने के लिए अपने बागुआ की अवलोकन कौशल का इस्तेमाल किया। वह आश्चर्यचकित था। इतने समय के बाद ये कुत्ते का भोजन सबसे अत्याचारी खजाना है। जरा सोचो, अगर मुरोप तियान ने एक टुकड़ा खा लिया, वो ग्रीन वाइन सिटी का भूमिगत राजा है, फिर मैं, आरव, राजा बनूंगा। आरव सचमुच बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुरोप तियान एक अच्छा लड़का है। मैं उसे इस तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे ये जादुई कुत्ते का बिस्किट अपने दुश्मनों के आनंद के लिए छोड़ देना चाहिए। हे। डिंग। दुष्ट आत्मा की शक्ति उधार ली। ट्रिपल रियल्स मेरिट पॉइंट -3, शेष 87 पॉइंट, लेवल कॉमनर। मेरे मेरिट अंक फिर से कट गए हैं। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकता। मुझे और अधिक मेरिट अंक अर्जित करने की आवश्यकता है। आरव ने आह भरी। बेशक, यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे अभी भी लिन से संपर्क करना था। जिंगफी, चलो अंदर चले और उस महिला को खोजे जिसका मैंने अभी पीछा किया था। आरव ने ऑर्डर दिया और जिंगफी के साथ होटल में प्रवेश किया। होटल बहुत बड़ा था। आधे घंटे बाद भी वे लिन को नहीं ढूंढ पाए। लानत है, मैं निष्क्रिय हूँ। यह इतना बड़ा होटल है, मैं सुश्री लिन को कहाँ ढूंढूंगा? इस बार आरव सचमुच घबरा गया था। अगर कोई और लिन को ले जाता तो ठीक रहता, लेकिन ये तो वॉन्ग जियानरेन नामक एक विकृत व्यक्ति था। यदि वो समय पर लिन को नहीं ढूंढ पाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। गुरुजी, मेरे पास एक विचार है, जिंगफी ने धीरे से कहा। तुम्हारा क्या विचार है? अब बताओ मुझे, आरव ने अधीरता से पूछा। मत भूलो कि मैं चोरों का राजा हूँ। मेरे पीछे आओ। जिंगफी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और आगे चली गई। आरव जल्दी से उसके पास पहुंचा।
उसे मानना पड़ा कि जिंग फेई बहुत अच्छी थी। जब वो लिन को खोज रहा था तो उसने होटल का लेआउट पहले ही तय कर लिया था। जल्द ही आरव जियाओबेई को एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाया गया। निगरानी कक्ष। आरव को आखिरकार समझ आ गया, लेकिन वो चिंतित था। होटल के लोग हमें इतनी महत्वपूर्ण जगह में प्रवेश नहीं करने देंगे। मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जिंग फेई मुस्कुराया और कहीं से एक लोहे का तार निकाला। कच तारांकन तारांकन क्रैकल तारांकन। जिंग फेई कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। वो मॉनिटर पर वीडियो बदल रहा था। बहुत बढ़िया। आरव की आंखें चमक उठी। जिंग फी का ये छोटा भाई वाकई प्रतिभाशाली है। ये पूरी तरह से इसके लायक है। वैसे निगरानी कक्ष में मूल रूप से 2 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन जैसे ही वे मिले जिंग फेई ने उन्हें धक्का देकर एक तरफ फेंक दिया। मालिक, मुझे यह मिला। जिंग फेई ने कीबोर्ड पर टाइप किया और मॉनिटर पर एक छवि दिखाई दी। लिन जियांग वॉन्ग जियारेन के पीछे पीछे 20वीं मंजिल पर एक कमरे में गया। फिर एक और डाइनिंग कार्ट को कमरे में धकेल दिया गया। कमरे का नंबर जूम करके देखिए, हम अब उन्हें मार डालेंगे। आरव ने उत्सुकता से आदेश दिया। हाँ। जिंग फेई ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा कहना है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो महिला किसी और के साथ कमरा लेने को तैयार थी। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? बकवास। मैं सुश्री लिन के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अभी भी एक मासूम लड़की है। उसके यहाँ आने के अपने कारण होंगे। मुझे उसे बचाना होगा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लेकिन दोबारा सोचने पर लगा कि अभी भी सुबह थी और वॉन्ग जियानन ने खाने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए शायद वह कुछ देर तक गंभीर नहीं होगा। जिंग फी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, उस पर नजर रखना। आरव की बात खत्म होने के बाद वो गुस्से में नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल गया। आज वो न केवल लिन को बचाने जा रहा था, वो उस विकृत वॉन्ग को सबक सिखाने जा रहा था। कमरा 2066। छोटी सुंदरी, इसका स्वाद लो। यह एक अच्छी शराब है जिसे मैंने किसी से तुम्हारे लिए बनाने को कहा था। वॉन्ग एक लंबा गिलास पकड़े हुए था और उसे हिला रहा था। गिलास में से लाल तरल पदार्थ एक बुरी आभा बिखेर रहा था। मैं पीना नहीं जानता। लिन जियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपने होंठ काट रही थी। वो चिंता से बेचैन हो रही थी। घबराओ मत, हर किसी का पहला अनुभव होता है। थोड़ी शराब पीने के बाद तुम्हें इतना डर नहीं लगेगा। वॉन्ग ने विकृत भाव से मुस्कुराया और गिलास लिन को थमा दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे पीना है। लिन ने अनजाने में गिलास को दूर धकेल दिया। गिलास हिल गया और रेड वाइन वॉन्ग के पूरे शरीर पर फैल गई। मादरचोद। वॉन्ग जियानन का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से से चिल्लाया, तुम पहले से ही यहाँ हो और तुम अभी भी निर्दोष होने का नाटक करना चाहते हो। जब तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे तो तुमने क्या कहा था, यह मत भूलना। मुझे इसका पछतावा है। कृपया मुझे जाने दो। मैं धीरे धीरे तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। लिन जियांग अपने होंठ इतनी जोर से काट रही थी कि उससे खून निकलने लगा। उसकी आंखें दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी। हम्फ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वो 3 लाख था। आप इसका भुगतान कब कर सकेंगे? तुरंत। वॉन्ग जियानन ने धमकी दी, मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। यदि आप आज रात मेरी अच्छी तरह से सेवा नहीं करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। कल मैं पुलिस के पास जाऊंगा और आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा। उस समय न केवल मैं तुमसे पैसे वसूलूंगा बल्कि तुम्हें स्कूल से भी निकाल दूंगा। ये लिन जियांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि वो अपनी नौकरी खो देती है तो यह उसके लिए एक अंत सी बात होगी। वाइस प्रिंसिपल वान, कृपया ऐसा न करें। मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए ये पैसे उधार ले रहा हूँ। बस इसे एक अच्छा काम समझिए और मुझ पर दया कीजिए, ठीक है? लिन जियांग की आंखें लाल थी और उसका शरीर कांप रहा था। वो टूटने के कगार पर थी। बकवास बंद करो। तुमने मेरा पैसा ले लिया और पुल पार करने के बाद उसे जला देना चाहते हो? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। वॉन्ग जियानरेन उस पर झपटा और बोला, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती हो तो मेरे साथ सो जाओ। लिन चौंक गई। वो जल्दी से पीछे हट गई और बोली, वाइस प्रिंसिपल वॉन्ग, कृपया मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। हम्फ, आप जो चाहे करें। वॉन्ग जियानरेन ने मुंह बनाते हुए निडरता से कहा, वैसे भी आपने जो आईओयू लिखा था वो अभी भी मेरे हाथों में है। आप इस पर सोचने के लिए समय ले सकते हैं। लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से बाथरूम में गई, ठंडा पानी चालू किया और अपने चेहरे पर छिड़का। जैसा कि कहावत है, एक विचार स्वर्ग की ओर ले जा सकता है और एक विचार नरक की ओर ले जा सकता है। लेकिन इस समय चाहे वो कुछ भी चुने, ये फिर भी नरक ही होगा। होटल से निकलने के बाद आरव तेजी से एक अंधेरी और संकरी गली की ओर भागा। गली में बहुत सी पेडिक्योर और शैम्पू की दुकानें थीं। गुलाबी रोशनी कुछ इशारा कर रही थी। आरव एक हेयर सैलून में गया। वहां कुछ महिलाएं भारी मेकअप किए हुए थीं। उनके मुंह में सिगरेट थी और वे अपने पैर खुजला रही थीं। वे ग्राहकों का इंतजार करते करते ऊब चुकी थीं। जब उन्होंने आरव को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। इतना सुंदर सा ताजा मांस उनके निम्न स्तरीय तीतर रेस्तरां में क्यों आएगा? क्या यह एक सपना था? मालिक कौन है? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं बॉस हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सुंदर, एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई। उसका चेहरा सफेद मेकअप से ढका हुआ था। उसके होंठ 2 सॉसेज की तरह उभरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव को जिंदा ही खा जाएगी। ये चिकन की दुकान है ना? आरव ने भौहें सिकोड़ी और सीधे मुद्दे पर आ गया। यो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह एक वैध पेडिक्योर की दुकान है। मोटी औरत मुस्कुराई और आरव को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पैसों का एक बंडल निकाला और पूछा, क्या ये चिकन की दुकान है? हाँ। जब मोटी औरत ने पैसे देखे तो उसने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया। उनके आसपास खड़ी महिलाओं की आंखें चमक उठी। वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। पैसों का वो ढेर उनके लिए आधे महीने तक कड़ी मेहनत करने के लिए पर्याप्त था। यौन संचारित रोग किसे होते हैं? आरव ने फिर पूछा। हम। मोटा मालिक दंग रह गया। उसने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो,
मेरे लोग नियमित जांच के लिए जाएंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। जिन लोगों को यौन संचारित रोग नहीं है वे नहीं जाना चाहते, आरव ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। ये महिलाओं का समूह पूरी तरह से अचंभित था। इस खूबसूरत लड़के का स्वाद भी अजीब है। अब चूंकि आपकी पसंद ऐसी है तो मैं यही कहूंगा। मोटी महिला ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में हम चेकअप नहीं करते हैं। मुझे, रूहुआ, फू रोंग और जू सभी को यौन संचारित रोग है। आप किसे चुनना चाहते हैं? तुम चारों मेरे पीछे आओ। आरव ने और पैसे निकाले और मेज पर पटक दिए। लानत है छोटे भाई, तुम सचमुच वीर हो। मोटी औरत ने अपनी छाती थपथपाई और उत्साहित होकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं लाल चपरासी शेखी बघारना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी इस वीर भावना के कारण हम 4 स्वर्णिम फूल आज रात निश्चित रूप से सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग करेंगे। हम गारंटी देते हैं कि जब तक तुम बादलों तक नहीं पहुंच जाओगी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया 3 अन्य महिलाएं खड़ी हो गईं। पहली वाली का चेहरा राजफी से ज्यादा काला था, दूसरी वाली के स्तन उसके पेट तक लटक रहे थे, तीसरी वाली थोड़ी पागल लग रही थी। वो अपनी नाक खोद रही थी और अपनी उंगलियां चूस रही थी। अब आरव की कमर सिकुड़ गई। उसने अपनी घृणा दबाते हुए कहा, मेरे पास ऐसी किस्मत नहीं है। तुम चारों का मिशन मेरे बॉस की अच्छी तरह से सेवा करना है। अगर तुम उसे अच्छा महसूस करा दोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। चिंता मत करो, आज रात हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके बॉस का शरीर पूरी तरह से खाली हो जाए। हम उसे बताएंगे कि अच्छा महसूस करने का क्या मतलब है। चारों सुनहरे फूल उत्साहित थे, उनमें लड़ने की भावना भरी हुई थी। शांगरी-ला होटल, कमरा 2066। दरवाजा चुपचाप जिंग फेई ने खोला। कौन है वो? वोंग बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसने किसी को उससे बात करते सुना तो वो तुरंत उठ बैठा। बॉस वोंग, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए वो लड़की ढूंढ दी है जिसे तुम चाहते थे। आरव ने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी और मोटी महिला से कहा, बहन, वो मेरा बॉस है। उसे हिंसक महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद है। जितनी हिंसक उतना अच्छा। समझा? क्या ये सिर्फ सेक्स नहीं है? हम जानते हैं आपका क्या मतलब है। मोटी महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बाकी 3 फूलों ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और वोंग को घेर लिया। आप लोग कौन हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। वोंग इतना डर गया कि वो दीवार के कोने में छिप गया। उसका चेहरा डर से भर गया था। हे, तुम एक आत्मपीड़क हो। बहनों, चलो। मोटी औरत ने अपना हाथ हिलाया। 4 सुनहरे फूल दौड़े और बिना कुछ कहे वोंग जियानन को जमीन पर धकेल दिया। फिर उन्होंने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी बेवकूफी मत करो, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। वोंग को लगा जैसे उसे कोई भूत कुचल रहा है। वो दर्द से चिल्लाया, तारानकन पियाक, तारानकन, तारानकन पियाक, तारानकन। मोटी औरत ने अपना हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? वोंग जियानरेन दंग रह गया। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें अच्छा कैसे महसूस करा सकता हूँ? मोटी औरत ने अपनी मुट्ठी उठाई और वोंग को अच्छी तरह पीटा। वोंग का चेहरा सूज गया और उस पर चोट के निशान पड़ गए। इसी समय अन्य 3 फूलों ने भी वोंग के कपड़े उतार दिए थे। तभी काले चेहरे वाला हिबिकस वोंग के शरीर पर बैठ गया और कुछ अवर्णनीय हरकतें करने लगा। रूहुआ और क्रिसेंथेमम ने अपने साथ लाया हुआ मोमबत्ती का चाबुक निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के वोंग के शरीर पर मारा। आह, आउच, आउच। वांग जियानरेन को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। नरक क्या है? यह नरक है। आरव ने उल्टी करने की इच्छा को रोका और अपने सेलफोन से इस असहनीय दृश्य का वीडियो बना लिया। इसमें लगभग 3 मिनट लगे। आरव ने अपना सेलफोन रख दिया और ठहाके लगाकर हंसने लगा। महिलाओं, कड़ी मेहनत करो, मुझे दिखाओ कि तुम किसमें अच्छे हो। मैं कल अपने बॉस से तुम्हें और टिप्स देने के लिए कहूंगा। मैं अब निकल रहा हूँ। उसके बाद आरव ने जिंगफी से बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। जियाओबेई, तुम यहाँ क्यों हो? जियाओबेई, उस समय लिन जियांग का चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखें स्तब्ध थीं। उसका दिल असंख्य भावनाओं से भरा हुआ था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। डरो मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे रहते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आरव ने आधा रमजपेओ की मात्रा अर्जुन से मुस्कुराते हुए लिन का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वो होटल से चला गया। लिन ने कहा कि वो शांत होने के लिए एक जगह ढूंढना चाहती थी। आरव को डर था कि वो कोई बेवकूफी न कर दे। बेशक उसे उसके साथ जाना था। मास्टर, आप मिस लिन के साथ जा सकते हैं। मैं तीसरा पहिया नहीं बनूंगा, जिनफी ने समझदारी से कहा। ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ काम है। आरव की आंखें ठंडी हो गई और उसका स्वर भी ठंडा था। मास्टर लिन, 2 मिनट यहीं रुकिए। उसके बाद आरव और जिंगफेई दूर स्थान पर चले गए। मास्टर, क्या आप अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग से निपटने जा रहे हैं? जिंगफी बहुत होशियार था, वो समझ गया कि आरव का क्या मतलब था। आरव ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन दाफे मुझे मारना चाहता है। बेशक, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। समझ गया, मैं आज रात उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। जिंगफी की आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। उसकी ताकत से एक साधारण व्यक्ति को मारना मुर्गे को मारने जितना आसान था। आरव ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या मैंने तुम्हें उसके पूरे परिवार को मारने के लिए कहा था? तुम हिंसक पागल हो। अरे मास्टर, आपका क्या मतलब है? जिंगफी ने अपना सिर नीचे कर लिया। मौत डरावनी नहीं है, मैं चाहता हूं कि उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़े। आरव शियाओबेई ने विषय बदल दिया। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक थी। तब क्या करूं? जिंगफेई ने सांस रोक ली। उसे एहसास हुआ कि वो आरव को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। उसे तो ये भी लगा कि आरव थोड़ा डरावना है। क्या तुम चोरों के राजा नहीं हो? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात मैं चाहता हूं कि तुम दाफेक ज्वेलरी की दुकान को लूट लो। उनका एक बाल भी नहीं बचा है। कैसे? ये कैसे संभव है? जिंगफेई दंग रह गई और बोली, दाफेक ज्वेलरी शॉप में घुसना आसान है, तिजोरी खोलना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें हैं। मैं उन सभी को अकेले नहीं ले जा सकती।
चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी लड़ाई लड़ने नहीं दूंगा जिसके बारे में तुम्हें भरोसा ना हो। आरव ने अपना सेलफोन निकाला और अपना खजाना खोला। ध्यान से देखो, मुझे बस रखें बटन दबाना है, फिर मैं सब कुछ अपने खजाने में रख सकूंगा। आरव ने सड़क किनारे एक चट्टान पर लगे कीप बटन को दबाया। पिछली बार की मसालेदार छड़ियों की तरह ये पत्थर भी पलक झपकते ही उसके खजाने में डाल दिया गया। हे भगवान, ये कैसी काली तकनीक है। जिंग फेई की आंखें बाहर आने को थीं। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें ये सेलफोन अभी दूंगा, मुझे निराश मत करो, आरव ने कहा। मास्टर जी, आप चिंता मत करो, इस जादुई सेलफोन के साथ मैं निश्चित रूप से दाफेग आभूषण की दुकान से सब कुछ चुरा सकता हूँ। बस कल की खबर का इंतजार करो। जिंग फेई ने सेलफोन लिया। ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी कोई पवित्र वस्तु मिली हो। उसके चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। अर्जुन दाफेग, तुमने ही तो मांगा था। आरव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग की कुल संपत्ति 300 मिलियन थी। फ्रॉस्टी ऑटम स्प्रिंग ट्री पेंटिंग खरीदने के लिए उसने अपनी सारी नकदी जुटा ली थी। यहाँ तक कि उसने दाफेग ज्वेलरी शॉप की दुकान भी गिरवी रख दी थी। उसके पास केवल आभूषण की दुकान से खरीदे गए आभूषण ही बचे थे। अगर जिंगफी का ऑपरेशन सफल रहा तो ये कड़ाही के नीचे से जलाओ लकड़ी हटाने के लिए कठोर कदम उठाने जैसा होगा। अर्जुन परिवार सब कुछ खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन दाफेग के पास पैसे नहीं रहेंगे और वो कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। अंत में उसका केवल एक ही अंत था, पूर्ण दिवालियापन, मौत से भी बदतर जिंदगी जीना। आरव ने खुद को शांत किया और लिन के पास गया। उसने पूछा, सुश्री लिन, आप कहाँ जाना चाहती हैं? चलदर। मैं ड्रिंक के लिए जाना चाहती हूँ। लिन ने अपने होठों को दबाया और उदास भाव से कहा। यह आपके लिए अच्छा है कि आप अपना गुस्सा निकाल ले। आरव ने अपना हाथ उठाया और एक टैक्सी बुलाई। टैक्सी शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर चली गई। शहर में मनोरंजन के बहुत सारे स्थान थे। आरव उस इलाके से परिचित नहीं था, इसलिए उसने लिन को टकी शेल्टर नामक बार में लाने का फैसला किया। फायर बॉस बहुत मिलनसार था। उसने उन्हें ड्रिंक्स परोसी और उनके लिए एक बूथ का इंतजाम किया। खैर, आरव अंधविश्वास का मास्टर था। यह नाइट क्लब का सबसे व्यस्त समय था। फायर बॉस आरव का अभिवादन करने के बाद चला गया। जैसे ही वो चला गया, लिन जियांग बियर की बोतल खोलने, उसे अपने मुंह में लाने और उसे गटकने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। खांसी, जाहिर है लिन शराब पीने में अच्छी नहीं थी। 2 घूंट पीने के बाद उसका गला घुट गया और उसे खांसी आने लगी। धीरे धीरे पियो, कोई तुमसे लड़ने वाला नहीं है। आरव मुस्कुराया। अपने आप को छोटा मत समझो, तुमने जो किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं था। आरव की नजर दृढ़ थी। उसे लिन पर पूरा भरोसा था। क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो? लिन दंग रह गई। उसके नाजुक दिल में एक गर्म धारा दौड़ गई। उसकी आंखें नम हो गई। बेवकूफ, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों चाहूंगा? आरव ने धीरे से पूछा। लिन कांप उठी। आरव ने उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू लिया था। उसके गालों पर बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। वो पलटी और आरव की बांह को कसकर गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा आरव के कंधे में छिपा लिया और रोने लगी। धन्यवाद, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। लिन रो रही थी। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया। बस रो लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रोने के बाद मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ। चाहे तुम किसी भी तरह की परेशानी में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? लिन ने सिसकते हुए कहा। क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लायक हो। आरव ने मुस्कुराते हुए और चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ कहा। जब वो कक्षाएं छोड़ रहा था और अंशकालिक काम कर रहा था तो लिन ही वो व्यक्ति था जिसने उसे अपनी पढ़ाई न छोड़ने के लिए राजी किया। ये लिन जियांग ही था जिसने उसके लिए एक से अधिक बार रात का खाना और गर्म सूप लाया था जब वो भूखा था और भाप से पके हुए बंस खा रहा था। ये छोटी छोटी बातें आरव के दिल में बस गईं। वो उन्हें जीवन भर नहीं भूल पाएगा। जब बात अपने दुश्मनों की आती है तो आरव उन पर आसानी से वार नहीं करता। वो सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बात अपने उपकारकर्ताओं और दोस्तों की आती है तो आरव उनके प्रति वफादार रहता है। वो अपना सब कुछ उन्हें दे देता है। इसलिए वो निश्चित रूप से लिन जियांग को सारा बोझ उठाने में मदद करेगा। कुछ मिनट बाद लिन शांत हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, इस घटना का कारण यह है कि मेरे भाई पर एक माफिया बॉस का पैसा बकाया है। मेरे पास वॉन जियारेन से पैसे उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो जानता था कि मैं उसे पैसे वापस नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझे उसके साथ रात बिताने के लिए कहा। तुम्हारे भाई ने किसी को पैसे क्यों दिए? आपकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह कोई ऐसी बात है जो 1 या 2 दिन में घटित हुई, आरव ने पूछा। जुआ खेलने के कारण। लिन ने दांत पीस लिए। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। मेरा भाई जुआरी है। वो 10 में से 9 बार हार जाता है। पहले वो बहुत कम रकम का जुआ खेलता था। मेरी तनख्वाह से उसका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। लेकिन हाल ही में जितना अधिक वो जुआ खेलता था उतना ही अधिक उस पर कर्ज होता जाता था। उसकी रक्षा करने के लिए मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से वांग जियानरेन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। नहीं, तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। तुम एक महान बहन हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में। लिन ने अपने होठों को दबाया और अपनी चमकती आंखों से आरव को घूरने लगी। बेशक, अगर मैं तुमसे झूठ बोलूंगा तो मैं पिल्ला बन जाऊंगा, आरव मुस्कुराया। तुम एक पिल्ला हो, कितना प्यारा पिल्ला है। लिन जियांग मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आकर्षक डिंपल की एक जोड़ी दिखाई दी। आरव ने जब ये देखा तो उसे राहत मिली। वो बुरी तरह हंसा और बोला, चूंकि पिल्ला इतना प्यारा है तो तुम उसे चूम क्यों नहीं लेते? शुरू में तो आरव उनके साथ मजाक कर रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिन में आरव का हाथ पकड़ने और उसके गाल पर चुम्बन देने का साहस होगा। अरे बाप रे, आरव कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। कैंपस की 4 सुंदरियों में से एक के रूप में लिन जियांग निश्चित रूप से एक देवी थी। अतीत में आरव केवल उनका सम्मान ही कर सकता था।
आज देवी ने उसे चूमने की पहल की। इस तरह की खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन ने सचमुच लोगों को अचंभित कर दिया। आरव का छोटा सा दिल इतना खुश था कि वो लगभग अंतरिक्ष में उड़ गया। मुझे और पिल्ले चाहिए, मुझे और पिल्ले चाहिए। आरव को एक पैसा चुकाना था। उसने अपने होंठ भींचे और लिन के करीब चला गया। नहीं पिल्ला, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। लिन जियांग ने चीख मारी और जल्दी से दूर चला गया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, पर उसका हृदय मधुरता से भरा हुआ था। वास्तव में उस रात स्कूल के गेट पर आरव द्वारा उसे बदमाशों से बचाए जाने के बाद उसके मन में आरव के बारे में अच्छी धारणा बन चुकी थी। अभी अभी ये स्नेह का एक छोटा सा विस्फोट था, लेकिन लिन अभी भी अनिश्चित थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। हमने आज वांग जियानरेन को नाराज कर दिया है। लिन ने खुद को शांत किया और गंभीरता से कहा, मैं कल इस्तीफा दे दूंगी। जब समय आएगा तो आप स्कूल को बता सकती हैं कि मैं ही वो व्यक्ति थी जिसने आपको वांग जियानरेन से निपटने का आदेश दिया था। इस तरह आपको निष्कासित नहीं किया जाएगा। मूर्ख, मैं तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी कैसे दे सकता हूँ? आरव मुस्कुराया। वो बहुत भावुक हो गया था। लिन ने हठपूर्वक कहा, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना छात्र का दर्जा बनाए रखना होगा। क्या आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है यदि आपको स्कूल से निकाल दिया गया? क्या तुमने अपने माता पिता के बारे में सोचा है? चिंता मत करो, आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अभी अभी वांग जियानरेन के शर्मनाक व्यवहार की तस्वीर ली है। वो हमारे लिए चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर नहीं तो मैं उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूंगा। ये कैसा शर्मनाक व्यवहार है? मुझे देखने दो, लिन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, वो छवि बहुत भद्दी है। ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, आरव ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। तुम तो बच्चे हो, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। अब मुझे दिखाओ। मैं सचमुच नहीं कर सकता, मुझे इसे देखना है। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। उसके बाद वे दोनों काफी देर तक बार में बैठे रहे। वे तभी बाहर निकले जब रात हो गई। लिन को घर भेजने के बाद आरव वापस स्कूल चला गया। रात शांत थी। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा आरव ने उम्मीद की थी। लिन हमेशा की तरह स्कूल गया। वांग जियानरेन बिल्कुल भी नहीं आया। इधर उधर पूछने पर पता चला कि 4 सुनहरे फूलों की वजह से बूढ़े लंपट के मुंह से झाग निकल रहा था। कल रात उसे अस्पताल भेज दिया गया और 2 महीने की छुट्टी मांगी गई। ये स्पष्ट था कि वो आरव से छिपने की कोशिश कर रहा था। जब आरव ने वॉन्ग को पूंछ से पकड़ लिया तो उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरी ओर आरव सुबह जल्दी उठ गया और स्कूल के गेट की ओर दौड़ा। उसका अनुयायी जिंग फेई वहां उसका इंतजार कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि कल रात का ऑपरेशन सफल रहा, मालिक। अपने फोन को। जिंग फेई ने आरव का फोन सम्मानपूर्वक उसे लौटा दिया। बहुत अच्छा, मुझे अपनी जीत का पल दिखाओ। आरव मुस्कुराया और अपने खजाने की पेटी खोली। हे भगवान, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। उसके खजाने में हजारों आभूषण थे। सोना, जेड, हीरे, एगेट, सभी प्रकार के आभूषण। इसके अलावा आभूषण का हर टुकड़ा उत्तम शिल्प कौशल के साथ बनाया गया था। वे सभी उच्च श्रेणी के सामान थे। कल रात मैंने दाफेंग ज्वेलरी की दुकान को उलट पुलट कर दिया। सारे गहने आपके खजाने में थे। मोटे तौर पर कहें तो उनकी कीमत लगभग 100 मिलियन है। जिंग फेई ने समझाया। 100 मिलियन, ये कमाल का है। जिंग फेई की बात सुनते ही आरव की आंखें चमक उठी। इस बार उसने न केवल अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग को अपमानित किया, बल्कि उसने अपना खजाना भी भर लिया। ये कमाल था। आपने इस मामले में अच्छा किया है। आरव ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से कहा, अगला मुझे ये पता लगाने में मदद करें कि दाफेंग ज्वेलरी की दुकान कितने रुपए में गिरवी रखी गई है। बिल्कुल, आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। मैं दाफेंग ज्वेलरी शॉप में गया था। ये शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है और सजावट बहुत उच्च स्तर की है। ऐसी दुकान तो आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? गुरुजी बुद्धिमान है, मैं अब इसकी जांच करूंगा। जिंग फी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। आरव ने हाथ हिलाया और वापस स्कूल चला गया। वो कैफेटेरिया में गया और नाश्ता किया। फिर वो आधे घंटे के लिए व्यायाम करने के लिए मैदान में चला गया। जब आरव छात्रावास में वापस आया तो उसके तीनों रूममेट, जो आमतौर पर देर तक सोना पसंद करते थे, आज सभी जाग रहे थे। तीसरे भाई, आओ और देखो, तुम्हारा प्रेम प्रतिद्वंद्वी मुसीबत में है। रवि जिताओ ने जल्दी से आरव को पुकारा। मेरा प्रेम प्रतिद्वंद्वी? आरव हैरान था। यह अर्जुन है। उनकी ज्वेलरी की दुकान लूट ली गई, ली मिंग ने समझाया। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो चीज मेरी प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है, आरव ने कृपालुता से हंसते हुए कहा। हंसना बंद करो, आओ और देखो, यह एक बड़ा मामला है। ये बहुत अजीब है, राज ने आग्रह किया। आरव वहां गया और उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर तरह तरह की खबरें देखी। वो अपनी हंसी रोक नहीं सका। दाफेंग ज्वेलरी को एक चौंकाने वाली डकैती का सामना करना पड़ा। सारे गहने लूट लिए गए, 100 मिलियन से अधिक मूल्य। दरवाजे का ताला बरकरार था। सड़क के किनारे लगे दर्जनों निगरानी कैमरों में संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। हजारों आभूषण हवा में गायब हो गए। मैगी थाइव्स का वास्तविक जीवन संस्करण। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। यह इतिहास का सबसे बड़ा ठंडा मामला है। दुकान मालिक अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग को खून की उल्टी हुई और वो मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया है। अफवाह है कि अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग पर बैंक का 100 मिलियन का कर्ज है। वो इसे चुकाने में असमर्थ है। दिवालियापन आसन है। जब उनके 3 रूममेट्स ने यह खबर देखी तो वे स्तब्ध रह गए। यदि उनके पास 300 दिमाग भी होते तो भी वे कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते कि आरव ही इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड है। आरव का चेहरा बादलों की तरह शांत था। उसे पहले से ही इस अंत की उम्मीद थी। यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। सुबह लिन के साथ 2 क्लास थी। आरव जानबूझकर पहली पंक्ति में बैठता था। जब भी उसे मौका मिलता वो लिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता। उन्होंने शर्मीले शिक्षक को शर्मिंदा चेहरे के साथ 2 कक्षाएं समाप्त करने के लिए मजबूर किया।
फिर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। दोपहर को जिंगफेई ने उसे फोन किया। उसने मामले की जांच की थी, लेकिन यह बहुत जरूरी था, उसे आरव से मिलना था। इस दौरान ग्रीन वाइन सिटी अस्पताल के आईसीयू में अर्जुन दाफेंग, जो अभी अभी जागा था, गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। मादरचोद, अर्जुन दाफेंग ने अपने चेहरे पर क्रूर भाव के साथ शाप दिया। बैंक ने मेरी दुकान का मूल्य 100 मिलियन आंका है। अब तक की सबसे ऊंची बोली केवल 80 मिलियन थी। ये जानवर लोगों की हड्डियां थूके बिना ही उन्हें खा जाते हैं। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और उदास होकर कहा, जब आप बेहोश थे तो मुझे उन लोगों के बहुत सारे फोन आए जो दुकान खरीदना चाहते थे। वे सभी स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। ओल्ड वांग और ओल्ड राज के बारे में क्या क्या आपने उनसे संपर्क किया? वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, अर्जुन दाफेंग ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने किया, लेकिन अंकल वांग का फोन बंद था। हालांकि अंकल राज ने फोन उठाया, लेकिन वो केवल 50 मिलियन देने को तैयार थे। पफिट, अर्जुन दाफेंग ने यह सुना और एक और कौर खून थूक दिया। उसने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया, भाड़ में जाओ उनके पूर्वज, तुम मुझे हर दिन भाई कहते थे, लेकिन निर्णायक क्षण में तुम वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति से भी अधिक निर्दयी हो। चाचा, नाराज मत होइए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। इस समय शालिनी एक गिलास पानी लेकर आया। तारांकन थप्पड़, तारांकन। अर्जुन दाफेंग ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और गिलास जमीन पर गिर गया। तुम छोटी कुतिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं जल्द ही दिवालिया हो जाऊंगा, मुझे गुस्सा न करने को मत कहो। नहीं अंकल, मेरा यह मतलब नहीं था। शालिनी चौंक गया। आप मुझे कौन कह रहे हैं चाचा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूं? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अर्जुन दाफेंग गुस्से से चिल्लाया। शालिनी को अपने दिल में अन्याय महसूस हुआ और उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम दयनीय होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे मिंगवेई को तुम्हारे जैसी कुतिया के साथ डेटिंग करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन का अभिशाप है। जब से मिंगवेई तुम्हें चाहता है, तब से अर्जुन परिवार गहरे संकट में है। अर्जुन दाफेंग ने निर्दयता से कहा, मिंगवेई, मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत उससे संबंध तोड़ लो। चाचा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शालिनी दंग रह गई। उसने घबरा कर कहा, मिंगवेई, तुम मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ोगे, है ना? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन का चेहरा उदास था। थोड़ी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, चलो अलग हो जाते हैं। तुम्हें पता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे पिताजी को उनकी दुकान खोलने के लिए 8 लाख रुपए उधार दिए थे। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे मुझे लौटा दो। क्या? शालिनी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पैर जेली की तरह हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पिताजी ने पहले ही वो पैसा खर्च कर दिया है, मैं उसे कैसे लौटाऊं? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बेरहमी से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने शरीर का इस्तेमाल करके इसके लिए पैसे चुका सकती हो। मेरे चचेरे भाई के पास बहुत सारे क्लब है। तुम्हारी खूबसूरती के कारण अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें रेड कार्ड मिल सकता है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे उससे जुदाई करने के लिए कहने की? शालिनी की आंखें निराशा से भरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतना निर्दयी होगा, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने उसके साथ भी वही किया। ये कर्म था। तारांकन अंगूठी, तारांकन अर्जुन दाफेंग का सेल फोन बज था। नमस्ते वकील फैंग, क्या कोई मेरी दुकान 100 करोड़ में खरीदने को तैयार है और मैं तुरंत भुगतान कर सकता हूँ? अर्जुन दाफेंग का चेहरा खप एक छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से भर गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। मुझे अनुबंध लाओ, मैं उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अस्पताल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पापा, कोई 100 मिलियन देने को तैयार है। अर्जुन भी बहुत खुश था। हाँ, यह सही है। अर्जुन दाफेंग ने सिर हिलाया और कहा, इस 100 मिलियन से मैं अपना बैंक ऋण चुका सकता हूँ। जब तक पुलिस मेरे चोरी हुए गहने ढूंढ लेती है, तब तक हमारा परिवार फिर से उठ खड़ा होगा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अर्जुन की आशा प्रज्वलित हुई। जैसा कि कहावत है, जो व्यक्ति आपदा से बच जाता है उसका भाग्य अच्छा होता है। जब तक हम इससे बाहर निकल पाएंगे, हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। शालिनी अचंभित होकर जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि भले ही अर्जुन परिवार फिर से उठ खड़ा हो, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसके अलावा अगर अर्जुन ने उसे कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया तो उसके पास उसके साथ संभोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अर्जुन का चचेरा भाई अर्जुन दा बियाओ शहर के पश्चिमी हिस्से में एक मशहूर माफिया सरगना था। उसके अधीन सैकड़ों लोग थे। शालिनी अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत नहीं करेगी। लगभग आधे घंटे बाद सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे और सूट पहने एक आदमी आईसीयू में आया। वो वकील फैंग था जिसने उसे पहले फोन किया था। बॉस शे, शुभ दिन। ठीक है, पहले मैं इसे देख लूं। अर्जुन दाफेंग बहुत होशियार व्यक्ति था। उसे अनुबंध को शब्दशः पढ़ने में 10 मिनट लगे। इस अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, मैं अभी इस पर हस्ताक्षर करूंगा। अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। फिर उसने पूछा, वकील फैंग, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सा मालिक मेरी ज्वेलरी की दुकान खरीदना चाहता है? मुझे उसका उचित ढंग से धन्यवाद करना चाहिए। बॉस शे, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मेरा मुवक्किल जल्द ही यहाँ आ जाएगा, वकील फैंग ने शांति से कहा। जल्दी मिंगवेई, जाओ और चाय बनाओ। ये बॉस वही है जिसने इस कठिन समय में हमारी मदद की, हमें उसका उचित ढंग से धन्यवाद करना चाहिए। अर्जुन दाफेंग ने उत्साह से कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी चाय नहीं पीना चाहता। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और आरव धीरे धीरे अंदर आया। क्यों कुत्ते के बच्चे, ये तुम हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। मास्टर शे, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। श्री आरव मेरे ग्राहक है। अगर तुमने उस पर दोबारा हमला किया तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा, वकील फैंग ने बहुत गंभीरता से कहा। क्या? ये सुनकर अर्जुन दाफेंग, अर्जुन और शालिनी सभी अचंभित रह गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दाफेंग ज्वेलरी शॉप खरीदने वाला व्यक्ति आरव शियाओबेई था।
जिस किसान को वे तुच्छ समझते थे, वो कैसे $100 मिलियन खर्च कर सकता था? यह अविश्वसनीय था। श्री आरव, कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैं बाकी सब कुछ देख लूंगा। वकील फैंग आरव के पास गए और अनुबंध उन्हें सौंप दिया। बिना कुछ कहे आरव ने कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह अनुबंध आधिकारिक रूप से प्रभावी था। मिस्टर फैंग, इस बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में आपके खाते में 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दूंगा। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। यह बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर से साथ मिलकर काम कर सकेंगे। वकील फैंग ने विनम्रता से आरव को प्रणाम किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव की सिफारिश अंकल किन ने की थी। साथ ही आरव ने जो कमीशन दिया वो बाजार मूल्य से बहुत अधिक था। स्वाभाविक रूप से वकील फैंग को आरव के साथ बॉस की तरह व्यवहार करना पड़ा। दुष्ट, बहुत खुश मत हो। मैं आपके 100 मिलियन से अपना ऋण चुका सकता हूँ। जब मुझे मेरे गहने वापस मिल जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। अर्जुन दाफेंग ने दांत पीसकर चिल्लाया। उसके लिए आरव शियाओबेई ही कारण था कि उसका यह हाल हुआ। उसे आरव शियाओबेई से बदला लेना था। हे, मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही आपके गहने वापस मिल जाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सेलफोन लहराया। सारे रत्न उसके खजाने में थे। अगर अर्जुन दाफेंग पूरी धरती भी खोद ले तो भी वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जियाओबेई, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। शालिनी रैनकर आरव के पास गई और अपने दोनों हाथों से उसकी जांघों को कसकर पकड़ लिया। हे, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आरव ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। आरव के मन में इस कुतिया के लिए कोई भावना नहीं थी। कृपया मुझे 800,000 युआन उधार दें, वरना अर्जुन मुझे सेक्स करने के लिए मजबूर करेगा। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कृपया मुझे बचा ले। शालिनी रोया। 8 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद क्यों करूं? आरव ने ठंडे स्वर में पूछा। जियाओबेई, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर से तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। मैं तो रखेल बनने को भी तैयार हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। शालिनी को अपनी नैतिकता की परवाह नहीं थी। वो बस पैसे उधार लेना चाहती थी। मेरे रास्ते से हट जाओ। अपने आप को देखो। तुम मेरे लिए मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। आरव ने अपना पैर उठाया और शालिनी एक लात से जमीन पर गिर गया। जियाओबेई, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शालिनी ने विनती की। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने को कहूंगा और कहूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा है। मुझे इसका अफसोस है। मुझे इसका अफसोस लंबे समय से है। शालिनी बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। बोलते हुए उसने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। दरअसल वो आरव से रिश्ता तोड़ने का बहुत दिनों से अफसोस कर रही थी। उसे इस बात का इतना अफसोस था कि वो मर जाना चाहती थी। हालांकि चाहे उसे कितना भी अफसोस क्यों न हो, वो आरव का मन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। तारांकन स्वूश स्वूश स्वूश। तारांकन। आरव ने 800,000 युआन का चेक लिखा और उसे शालिनी के चेहरे पर फेंक दिया। यह उसके और यार शालिनी के बीच के सभी संबंधों को पूरी तरह से काट देने के बराबर था। वे दो समानांतर रेखाओं की तरह थे जो फिर कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। आक्रोश का विमोचन। खुल गया। एक शब्द, बहुत बढ़िया। आरव ने मुड़कर देखा और हैरान भीड़ को पीछे छोड़कर चला गया। वो खीरे की तरह शांत था। अस्पताल से निकलने के बाद आरव को ताजगी महसूस हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मास्टर, मैं आपके चेहरे के भाव से बता सकता हूँ कि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। जिंग फी आरव के पास गई और हंसी। बेशक, सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार तुमने बहुत योगदान दिया। बताओ, तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए? घर या कार? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। मेरे मालिक की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे घर या कार नहीं चाहिए। बस, क्या तुम मुझे उस बिस्किट का एक और टुकड़ा दे सकते हो? जिंग फेई ने शर्मिंदगी से पूछा। वो अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। लानत है, क्या वो कुत्ते का बिस्किट इतना स्वादिष्ट है? क्या एक घर या कार से भी अधिक आकर्षक है? आरव वास्तव में इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो बिस्किट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके केवल 2 टुकड़े बचे हैं। मैं उनका लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर। जिंग फेई निराश हो गया, लेकिन वो आरव के प्रति पूरी तरह से वफादार था। वो उसके खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखता था। फिर उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और पूछा, गुरुजी, अब हम क्या करेंगे? आरव ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे खाते में अभी भी लगभग 90 मिलियन है। चूंकि हम घर और कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें खरीद लें। फिर हम सबसे अच्छी सजावट कंपनी की तलाश करेंगे। एक बार ये 2 काम हो जाए तो मैं अपने माता पिता को जल्द से जल्द यहाँ ला सकूंगा। इसके बाद दोनों ने टैक्सी ली। आरव ने ड्राइवर से किसी टाइकून की तरह पूछा, मुझे सबसे महंगी कार कहाँ मिल सकती है? ड्राइवर ने कुछ देर सोचा। वहां एक ऑटो शो चल रहा था। वहां हर तरह की कारें थी, इसलिए उसने आरव और जिंग फेई को वहां भेजा। ऑटो शो में 3 खजाने थे, कारें, लड़कियां और उद्योगपति। जिंग फेई जब ऑटो शो में दाखिल हुआ तो वो पागलों की तरह था। वो कम कपड़ों में सजी कार मॉडलों को निहारता रहा। आरव लंबे समय से रिया और लिन के साथ था। उसे उन सस्ते कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधे एसयूवी प्रदर्शनी क्षेत्र में चले गए, ये देखते हुए कि उसे अपने माता पिता को लेने के लिए गांव वापस जाना था। एसयूवी जरूरी थी। इधर उधर देखने के बाद आरव की नजर एक काले रंग की बेंटले टोयोटा कोरोला पर पड़ी। आरव को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कार चुनने के लिए उसके पास सिर्फ एक शब्द था, महंगी। इस बेंटले टोयोटा की कीमत 4.98 मिलियन आरएमबी थी। यह उन सभी में सबसे महंगी एसयूवी थी। सेल्समैन, मुझे ये कार चाहिए। आरव ने अपना बैंक कार्ड निकाल लिया था। वो भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लेने के लिए तैयार था। हालांकि उसे सिर्फ एक ठंडी नजर ही मिली।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। सबसे घृणित व्यक्ति विक्रेता था। न केवल उसने ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश नहीं आया, बल्कि उसने आरव का मजाक भी उड़ाया। बेवकूफ, क्या तुम एक बंदर द्वारा भेजे गए मूर्ख हो? इस कार की कीमत 4980,000 युआन है, 498 युआन नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, यहाँ सख्ती दिखाना बंद करो। तारानकन पियाक। तारानकन इससे पहले कि आरव कुछ कह पाता, जिंग फेई आगे बढ़ा और विक्रेता के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जिंग फेई शारीरिक अवस्था के बाद के चरण में एक कुलीन व्यक्ति था। उसकी युद्ध शक्ति 1000 थी। थप्पड़ लगने से सेल्समैन उछलकर 4-5 मीटर दूर जा गिरा। उसका चेहरा भाप से पके हुए रोटी की तरह सूज गया था। उसने मुंह से खून और दांत बाहर थूक दिए। कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है। चुप रहो। क्या आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? वो दुबला पतला आदमी बहुत ताकतवर है। वो निश्चित रूप से एक कुलीन व्यक्ति है। अरे बाप रे, आखिर वो कौन सुंदर लड़का है जो ऐसी कार खरीदना चाहता है जिसकी सुरक्षा इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति कर रहे हैं? भगवान जानता है कि वो कौन है। वैसे भी वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हमारे जैसे साधारण लोग खिलवाड़ कर सके। भीड़ उत्तेजित थी। हर कोई जिंगफी से डर रहा था। साथ ही वे आरव की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? तभी एक अधेड़ उम्र का गंभीर व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। मैनेजर वो, उन्होंने मुझे मारा। विक्रेता ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगा। बकवास, मेरा मालिक तुम लोगों पर पैसा खर्च करने के लिए यहाँ है। तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम नहीं तो मैं और किसे मारूं? जिंगफी ने गुर्राते हुए कहा। अचानक उसकी ठंडी आभा ने भीड़ को घेर लिया। यह एक जहरीले सांप की तरह था जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मैनेजर वो बेवकूफ नहीं था। वो बता सकता था कि जिंग फेई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। और जिंग फेई ने आरव को अपना गुरु कहा था। यद्यपि यह सुंदर युवक साधारण कपड़े पहने हुए था, फिर भी वो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था। मास्टर जी, हमारे विक्रेता ने आपको नाराज कर दिया है। मैं भविष्य में उसे सख्ती से दंडित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर नाराज नहीं होंगे। मैनेजर वो ने सिर हिलाया और आरव को प्रणाम किया। बकवास बंद करो, मेरा कार्ड स्वाइप करो। आरव ने अधीरता से अपना बैंक कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। एक नवधनाढ्य व्यक्ति का आभामंडल उसके चारों ओर छा गया। जिन लोगों ने अभी अभी उसे नजरअंदाज किया था, वे सभी उसके आभामंडल से अंधे हो गए थे। अरे बाप रे, 4.98 मिलियन की कार, बस यूं ही। ये युवक वास्तव में एक महान बोधिसत्व है। टाइकून, क्या मेरी और आपकी मित्रता हो सकती है? आसपास की भीड़ पूरी तरह से भयभीत हो गई। दुकान का सहायक काउंटर के पीछे छिप गया। उसे डर था कि आरव बाद में उसे दंडित करेगा। क्या मैं आपका उपनाम जान सकता हूँ, युवा स्वामी? मैनेजर वू ने घबराते हुए पूछा। आरव, ठीक है, युवा मास्टर आरव, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अभी वापस आता हूँ। मैनेजर वो वायरलेस पीओएस में अर्जुन न लेने के लिए दौड़ा। उसने बैंक कार्ड में अर्जुन न में डाला और आरव से पासवर्ड डालने को कहा। जैसे ही भुगतान काटा गया, मैनेजर वो खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से झूम उठा। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर आरव। यदि आपके पास कोई अन्य अनुरोध है तो मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से निपटाने में आपकी मदद करूंगा। मुझे भी एक कार दे दो, मुझे इस ब्रांड की सबसे अच्छी कार चाहिए। फिर मुझे स्पोर्ट्स कार चुनने के लिए लाओ, आरव ने शांति से कहा। वो बहुत सख्त व्यवहार कर रहा था। ओह, मैनेजर वो ने अपनी गान को कस लिया और सम्मानपूर्वक कहा, हमारे सेडान मॉडल की कीमत अर्जुन आधा रक्षा मॉडल के लिए 5.98 मिलियन युआन है। इसे व्यक्तिगत रूप से एक अर्जुन आधा रक्षा डिजाइनर द्वारा बनाया गया था। मेरा कार्ड स्वाइप करो। आरव ने उसे 2 शब्दों से पुरस्कृत किया। वो उसकी बकवास सुनने के लिए परेशान नहीं था। उन 2 साधारण शब्दों ने उसके आसपास के सभी लोगों को भारी क्षति पहुंचाई। आरव जैसे किसी व्यक्ति से अपनी तुलना करने से केवल गुस्सा ही आएगा। आरव, जो एक टाइकून देवता था, की तुलना में हर कोई इतना शर्मिंदा महसूस करता था कि वे एक छेद में रेंगना चाहते थे। आरव ने दोबारा पासवर्ड डाला और शेष 5.98 मिलियन युआन काट लिए। आरव ने पलक तक नहीं झपकाए। उसने शांति से हिसाब लगाया। एसयूवी का इस्तेमाल मेरे माता पिता को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। सेडान का इस्तेमाल मेरे माता पिता शहर में करेंगे। स्पोर्ट्स कार की बात करें तो मैं इसे खुद चलाऊंगा। यह एकदम सही है। क्या मैं जान सकता हूं कि यंग मास्टर आरव किस तरह की स्पोर्ट्स कार की तलाश में है? मैनेजर वो ने धीमी आवाज में पूछा। बोलते समय उसकी पीठ झुकी हुई थी। आरव ने कंधे उचकाकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको सबसे महंगी कार ही दूंगा। अब इस तरफ से कृपया। मैनेजर वो को पसीना आ रहा था। उसे लगा जैसे वो और आरव एक ही दुनिया में नहीं है। जिंग फेई, कार को देखना बंद करो, चलो चले। आरव ने जिंग फी को आवाज दी। जिंग फी जल्दी से आरव के पीछे चली गई। युवा मास्टर आरव, हमारे सामने वाली कार को देखिए। ये बुगाटी वेरोन है। पूरे देश में इनकी संख्या सिर्फ 3 है। ग्रीन वाइन सिटी में यह एकमात्र है। मैनेजर वो ने उनके सामने एक ऊंचे डिस्प्ले स्टैंड की ओर इशारा किया। स्टैंड पर एक काले रंग की मिराज स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। लाइनें एकदम सही थी। डिजाइन दमदार था। रंग गहरा और रहस्यमय था। ये रात में भूत की तरह लग रहा था। इसमें एक अनोखी दबंग आभा थी। आरव ने इसे देखा और ललचा गया। यही है, मेरा कार्ड स्वाइप करें। मैं इसे अभी पूरा करूंगा। मैनेजर वो का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था जब वो दौड़ते हुए काउंटर की ओर जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, किसी ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैनेजर वो गुस्से में था। उसने उस युवक को घूरकर देखा जिसने उसे धक्का दिया था। अगले ही पल 2 तगड़े अंगरक्षक उस युवक के पीछे से निकले। वे काले सूट और धूप का चश्मा पहने हुए थे। मैनेजर वो इतना डर गया कि उसकी पैंट में पेशाब ही हो गया। धक्का दूं तुम्हें? तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें लात नहीं मारी। युवक बहुत गुस्से में था। वेन फेक। मैनेजर वो काम उठा। उसने डरते हुए कहा, आप वेन परिवार के वारिस हैं, मास्टर फैंग?
हे मेरे अलावा ग्रीन वाइन सिटी में और कौन इस बुगाटी वेरॉन को खरीद पाएगा? वेनफेंग ने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और शांत रहने का नाटक करने की कोशिश की। लेकिन मास्टर आरव भी इसे खरीदना चाहते हैं। मैनेजर वो मुश्किल में पड़ गया। उसने पलटकर आरव की तरफ देखा। मास्टर आरव। वेनफेंग ने उस दिशा में देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प थी। आप गलत नहीं है, मैं मास्टर आरव हूँ। आरव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और उनकी ओर चला गया। आप, मास्टर आरव, तुम इतना सख्त व्यवहार क्यों कर रहे हो? वेनफेंग ने डांटा, तुम एक बेवकूफ किसान हो। मालिक होने का दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत बेशर्म हो। क्या कहा आपने? मैं तुम्हें फिर से कहने की हिम्मत देता हूँ। जिन फी अपने बॉस की रक्षा करना चाहता था, वह उसे पीटना चाहता था। जियो जिन, शांत हो जाओ। आरव ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर फेंग, क्या आप ये कार खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो क्या आप इसे खरीद लेंगे? वेनफेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हे मेरी नजर इस कार पर है, लेकिन चूंकि मास्टर फेंग इसे चाहते हैं इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। आरव ने कंधे उचका दिए। हम्फ, क्या मुझे इसकी अनुमति देने की आवश्यकता है? इस कार की कीमत 38 मिलियन है। क्या तुम्हारे जैसे गरीब आदमी इसे खरीद भी सकते हैं? वेनफेग ने अहंकार से कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। हे आरव मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने पीछे हटने की पहल की। मालिक, तुमने मुझे उस कमीने को पीटने क्यों नहीं दिया? जिन फी बहुत गुस्से में थी।